हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन। ये लेक्चर सीरीज जो चल रही है मेरे पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, उसका तीसरा लेक्चर है जीआई फिजियोलॉजी का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी का। तो अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक आप पढ़ चुके हैं अपना स्लाइवा के बारे में और एलिमेंट्री कैनाल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी में बनाती है। उसके साथ साथ हमने बकल कैविटी की बात करी, वहां पे स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, जिनसे स्लाइवा सिक्रीट होता है। उसकी डिटेलिंग हम पढ़ चुके हैं। आज हम मेनली बात करेंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता क्या है? गैस्ट्रिक वर्ड हमें ये बता रहा है कि गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। तो ये अगर स्टमक है, ये इन्वर्स सी शेप का स्टमक रहता है ऐसे। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो प्लीज इसको मार्क मत करिएगा। और ये होता है कार्डियक एंड और ये है पाइलोरिक एंड। यहां ऊपर से क्या आ रहा है? ऊपर से आ रहा है ईसोफेगस, ईसोफेगस। और नीचे से क्या है? नीचे यहां क्या शुरू हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टीन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा? ड्यूडेनम। तो स्टमक में इनपुट कहां से आ रहा है? इनपुट आ रहा है ईसोफेगस से। फूड च्यू हुआ, मैस्टिकेशन किया गया। च्यू मैस्टिकेशन करने के बाद फेरिंग्स में फूड मूव करा दिया गया, सॉलोइंग हो गई। और सॉलोइंग होने के बाद ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हुए फूड कहां पर पहुंचा? यहां पर। और यहां पर पहुंच करके ओपन हुआ कार्डियक स्फिंक्टर, जिसे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। और स्टमक में पहुंच गया। और फिर उसके बाद स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, चर्निंग मूवमेंट हुआ, मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस हुआ। और फिर उसके बाद यहां से निकला कहा? स्मॉल इंटेस्टीन में। अब थोड़ा सा इन चीजों को डिटेल में जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली चीज तो ये कि पूरी जीआईटी ट्रैक्ट में ना वॉल्व प्रेजेंट है। वॉल्व का काम क्या होता है? वॉल्व का काम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करना। वॉल्व का मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करना, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। अब ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो की क्या जरूरत है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो की ये जरूरत है कि फूड अगर आगे बढ़ गया तो पलट के वापस ना जाए, या कोई भी चीज है जो एक तरफ आगे बढ़ गई वो लौट कर वापस ना जाने पाए, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहते हैं। तो वॉल्व की ये इंपॉर्टेंस होती है। अब वॉल्व जो है वो पूरी जीआईटी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब पहली वॉल्व कौन सी है? पहली वॉल्व है जो यहां पे प्रेजेंट है, जिस कार्डियक एंड पे, जिसे हम कार्डियक अब स्फिंक्टर भी कहते हैं। अब ये स्फिंक्टर वर्ड का मतलब कुछ और नहीं होता, वॉल्व ही होता है, जो क्या हेल्प करती है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो में, ठीक है। तो ये हो गया कार्डियक स्फिंक्टर। और यहां पे ये पाइलोरिक एंड है तो इसको क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल देंगे। तो कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, ठीक। अब आगे हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि ये वॉल कैसी है। तो वॉल के बारे में आप बेसिक चीजें तो पढ़ ही चुके हैं। सबसे अंदर कौन सी लेयर होगी? सबसे अंदर होगी म्यूकस लेयर। उसके बाद कौन सी होगी? सब म्यूकोसा होगी। फिर उसके बाद सर्कुलर मसल लेयर होंगी, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होंगी, और उसके बाद सबसे आउटर में क्या होगा? सेरोसा। ये चीजें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है। तो एक बार आपको मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये जस्ट लाइक यहां तक ईसोफेगस और इस तरीके से घूम के प्रेजेंट है, यहां पर ऐसे स्टमक यहां पर प्रेजेंट है। तो ये चीज, ये आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। ईसोफेगस से फूड आया और यहाँ पे निकल गया। अब थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं कि स्टमक से क्या सिक्रीशन होता है, और इसके अलावा वो डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से करता है, किन चीजों पर डिपेंड करता है। एक बार इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिक्रीशन होता है उसे कहते हैं हम गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होता है उसे दूसरे नाम से क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है। अब गैस्ट्रिक जूस दिन भर में कितना निकलता है? अराउंड 2500 ml पर डे, 2005 ml पर डे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने वाली? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है
कि इसकी पीएच जो होती है वो बिटवीन 1 to 3 होती है पीएच वैल्यू। इसका मतलब हाईली क्या हो गया, पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक, मोर देन 7 है तो बेसिक। तो पीएच हो गई हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक मीडिया होता है। अच्छा ये एसिडिक मीडिया चाहिए क्यों? एसिडिक मीडिया इसलिए चाहिए कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है, बहुत सारे एंजाइम जो है वो इसी एसिडिक मीडिया में एक्टिवेट होते हैं, तो इसे हम रखते हैं हाईली एसिडिक। इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंचेगा तो वहां पर क्या है, वहां पर हाईली बेसिक है, हाईली बेसिक तो नहीं बट एल्कलिनिटी है, अराउंड 8-9 के आसपास पीएच रहती है, तो वहां पर जो सिक्रीशन होंगे वो बेसिक सिक्रीशन होंगे। अब दूसरी बात, एसिडिटी आती कैसे? एसिडिटी आती है HCl के सिक्रीशन से। HCl आप जानते हैं एसिड है, और ये क्या निकालेगा, ये हाइड्रोजन आयन होगा इसमें, H+Cl-। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये प्रोवाइड करता है एसिडिटी। और क्या निकलता है? और इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में होता है, गैस्ट्रिक जूस में अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है HCl के अलावा जो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन या पेप्सिन एंजाइम कह लीजिए, नोजन मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म, तो पेप्सिन हो गया। और क्या निकलता है? म्यूकस। फिर उसके बाद क्या निकलता है? वाटर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई कि 1 से 3 तक इसका पीएच हो गया, इंटेस्टाइनल जूस हो गया, वाटर, पेप्सिनोजन, और ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद आपको क्या याद रखना है? एक चीज और याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है इक्वली। एक दूसरी चीज हो गई इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी? पेप्सिन के साथ साथ, पेप्सिन के साथ दूसरी चीज याद रखनी गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। अब ये मैंने क्यों बताया? इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो निकलता कहां से है? निकल रहा है वो चीफ सेल से, वो सॉरी निकल रहा है पैराइटल सेल से, निकल रहा है पैराइटल सेल से, या जिसे आप ऑक्जेनेटिक सेल भी कहते हैं, ऑक्जेनेटिक सेल भी कहते हैं, यहां से निकल रहा है। लेकिन ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये हेल्प करता है विटामिन B12 के डाइजेशन में। काम जा करके कहां करता है? काम करता है ये इंटेस्टीन में, तो स्मॉल इंटेस्टीन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर यहां से निकला, और ये निकला किससे? ये निकला पैराइटल सेल से, या पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेनेटिक सेल। तो पैराइटल सेल को हम दो नामों से जानते हैं, पैराइटल सेल और ऑक्जेनेटिक सेल। इसके अलावा पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज ये कहां से निकल रहे हैं? ये निकल रहे हैं चीफ सेल से, चीफ सेल्स, इन्हें पेप्टिक सेल भी कहते हैं। तो चीफ सेल से निकल रहा है पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। अब जिसके आगे पेप्सिन जो निकल रहा है ये जो है ये प्रोटीन का एंजाइम है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का एंजाइम है, और गैस्ट्रिक लाइपेज किस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए? फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये क्लियरिटी हमें यहाँ पर हो गई कि क्या क्या निकल रहा है। अब एक बार एक क्विक रिवीजन की तरफ जाते हैं। 2500 ml पर डे का गैस्ट्रिक सेक्रीशन होता है, पहली बात। दूसरी बात, पीएच क्या हो गई? हाईली एसिडिक, 1 से 3 के बीच होती है, याद रखिएगा, ठीक है। 2500 ml का सेक्रीशन, 1 से 3 के बीच की पीएच वैल्यू। और उसके अलावा क्या याद रखना है? पैराइटल सेल या दूसरा नाम उनका ऑक्जेनेटिक सेल। बस जिन पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूं वही याद रखना है, पैराइटल सेल या ऑक्जेनेटिक सेल, दोनों सेम सेल्स हैं, बस दो नाम हैं इनके। इनसे क्या निकल रहा है? HCl, दूसरे से क्या निकल रहा है? इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर। तो दो चीजें निकल रही हैं यहां से, ठीक है। और चीफ सेल से क्या निकल रहा है? चीफ सेल से निकल रहा है पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। म्यूकस कहां से निकल रहा है? म्यूकस निकल रहा है गोबलेट सेल से। गोबलेट सेल्स जो है वो क्या निकाल रहे हैं? म्यूकस, ठीक है। म्यूकस की आवश्यकता क्या है? म्यूकस की नीड ये है प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करने की। ये म्यूकोसा लेयर में गोबलेट सेल प्रेजेंट है, म्यूकस निकाल रहा है। अगर ये म्यूकस डिस्टर्ब हो जाए तो क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। वो भी अप्लाइड पार्ट हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें क्लियर हो गई कि ये क्या क्या निकल रहा है। अब एक बार थोड़ा सा डाइजेशन कंपोनेंट भी देख लेते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि कभी आपने फील किया होगा कि कभी खाना खाओ तो बड़ी देर तक पेट भरा रहता है, कभी आप खाते हो तो 3 ही घंटे बाद भूख लग गई। आखिर क्या है इसके पीछे की चीज, थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। गैस्ट्रिक इम्पिटिंग एक चीज है कि कौन सी चीजें हैं जो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग बढ़ाएंगी और कौन सी कम रखेंगी। उसमें दो एंजाइम्स हमें याद रखने हैं। एक हो गया CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, और दूसरा कौन सा हो गया? गैस्ट्रिन,
गैस्ट्रिन एक हमारा हार्मोन है और कोलेसिस्टोकाइनिन भी एक हार्मोन की तरीके से काम करता है। ये कहाँ से निकल रहा है? ये निकल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और गैस्ट्रिन कहाँ से निकल रहा है? ये जी सेल से निकल रहा है। और ये जी सेल कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। गैस्ट्रिन हमेशा क्या करता है? गैस्ट्रिक इम्पेटिन को बढ़ावा देता है, ये जल्दी से खाना बाहर हो जाए, और सीसी के कम करता है। और क्या है? और इसके अलावा अगर पेट ज्यादा भरा होगा, स्टमक में प्रेशर ज्यादा होगा, तो भी अगर फूड फुल है स्टमक में तो गैस्ट्रिक इम्पेटिन को बढ़ाएगा। लेकिन 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 आपने एक चीज देखी, नोटिस करी, कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की चीज नहीं थी। कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की हमने अभी तक बात ही नहीं की। हमने कौन से एंजाइम्स की बात करी? पेप्सिन की बात करी, हमने बात करी गैस्ट्रिक लाइपेज की। तो ये दोनों के दोनों जो एंजाइम्स हैं, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या कर रहा है? फैट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेशन की तो हमने बात ही नहीं करी। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले शुरू हुआ था माउथ में, टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज से। ठीक है, स्टमक में कोई कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर फैट डाइट में ज्यादा है, हाई फैट डाइट है, तो गैस्ट्रिक इम्पेटिन उतनी ही कम होगी। इसके अलावा डाइट अगर हाई प्रोटीन है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है डाइट में, तो भी गैस्ट्रिक इम्पेटिन बहुत कम हो जाएगी, खाना धीरे धीरे खिसकेगा। इसका मतलब अगर आपने कोई ऐसी डाइट ली जिसमें फैट ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, तो हर हाल में पेट धीरे धीरे खाली हो। एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए एग्स। अगर आपने एग खाया तो एग में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एग में क्या है? एग में प्रोटीन है, एग में फैट है, एग में फाइबर है। अब अगर प्रोटीन और आपने 4 अंडे खा लिए तो भूख बहुत देर तक नहीं लगेगी। उसी के कंपैरिजन में आपने अगर चावल खाया या दाल की क्वांटिटी बहुत कम थी, ढेर सारा चावल खा लिया, रोटियां खाई, पेट जल्दी खाली हो जाएगा। बट अगर आपने गैस्ट्रिक इम्पेटिन पे ध्यान देना है, आपको आप चाहते हैं फोकस करना कि डाइट ऐसी रहे कि जल्दी पेट खाली ना हो, तो उसमें क्या है? फैट और प्रोटीन, ये दो चीजें जो हैं बहुत ज्यादा क्या करती हैं? डाइट को ये फर्क लाती हैं कि बहुत देर तक पेट खाली नहीं होता। ठीक है, तो ये फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये एक फैक्टर क्लियर हो गया। दूसरा गैस्ट्रिन हो गया, सीसीके हो गया। सीसीके क्या करेगा? ये घटाएगा और गैस्ट्रिक इम्पेटिन बढ़ाएगा। अब थोड़े और रोल देखते हैं। एसिड का सिक्रीशन आखिर होता कैसे है? क्या फैक्टर हैं जो एसिड का सिक्रीशन करा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसिड का जो सिक्रीशन हो रहा है उसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या याद रखनी है? एक तो पैराइटल सेल से जो है सिक्रीशन हो रहा है, ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीशन हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि इसमें कुछ हार्मोन्स का भी रोल है। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन की पहली बात तो 3 फेजेस होती हैं। हर सिक्रीशन की रहती है सिफेलिक फेज, एक हो गई गैस्ट्रिक फेज, और तीसरी हो गई इंटेस्टाइनल फेज। ठीक, ये 3 फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो गए। इस फेज में 30% सिक्रीशन होता है, यहाँ पर 60% होता है, और बचा हुआ 10% इंटेस्टाइनल फेज में होता है। सिफेलिक फेज का मतलब क्या हुआ? सिफेलिक फेज का मतलब हुआ कि जैसे ही आपने फूड को देखा, आपने सोचा उसके बारे में, स्मेल किया, सिक्रीशन स्टार्ट हो गया बिना फूड अंदर गए हुए ही, तो वो क्या हुए? सिफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जस्ट अबाउट थॉट, जस्ट अबाउट स्मेलिंग, आफ्टर सीइंग द फूड, ये सारी चीजें, इसमें 30% गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो जाता है। और ये जो गैस्ट्रिक फेज है, इसका मतलब क्या है कि फूड अब जीआई ट्रैक्ट में पहुंच गया, फूड अब स्टमक में पहुंच गया है। तब कितना होगा? 60% सिक्रीशन होगा, और जो बचा हुआ सिक्रीशन होगा वो इंटेस्टाइनल फेज में केवल और केवल 10% होगा। तो याद कौन सा रखना है? सिफेलिक फेज 30% और गैस्ट्रिक फेज 60%। इंटेस्टाइन में जब फूड चला गया तो बहुत कम गैस्ट्रिक सिक्रीशन की जरूरत है, 10% बचा कुछ है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो गई। अब आइए थोड़ा सा हम एक डायग्राम को देखते हैं कि किस तरीके से ये फ्लो डायग्राम की गैस सिक्रीशन हो कैसे रहा है। सिक्रीशन के लिए जो पहली चीज रिस्पॉन्सिबल है, क्या हो गया? सबसे पहले एक तो वेगस, वेगस को याद रखिए। पहली चीज हो गई वेगस नर्व। वेगस नर्व कौन सी थी? वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व होती है। वेगस नर्व इज द 10th क्रेनियल नर्व। ये पढ़ाऊंगा डिटेल में सीएनएस, तो उसमें डिस्कस हो जाएगा। वेगस इज द 10th क्रेनियल नर्व, जिसकी मेनली सप्लाई जो रहती है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक।
तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या मतलब कि जब आप काम होते हैं, शांत होते हैं, दिमाग रिलैक्स होता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब फ्लाइट और फाइट फियर वाली कंडीशन होती है तब क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो वेगस जो है वो 10th क्रेनियल नर्व है, ठीक, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और इसी की सप्लाई इंटेस्टाइन में पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मेजर तरीके से इसी की सप्लाई है। तो ये हमेशा क्या करेगी, हमेशा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज करेगी। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जब भी होगी तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो या एलिमेंट्री कैनाल का कोई भी सिक्रीशन हो इंक्रीज कर जाएगा। बट सिंपैथेटिक जब भी डोमिनेंस आएगा बॉडी में, आप डरेंगे, आपको एंजाइटी होगी, तब हमेशा मुंह सूख जाएगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम हो जाएगा, पेट कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, मोटिलिटी कम हो जाएगी, पूरा का पूरा सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा भाई, जब डरे हुए हो, कांप रहे हो, परेशान हो, तो खाने की जरूरत नहीं, तब भागने की जरूरत है। तो ब्लड फ्लो मूवमेंट बॉडी इंटेस्टाइन में डाइजेशन में ताकत क्यों बर्बाद करेगी? तब आपकी स्केलेटल मसल में ब्लड सप्लाई बढ़ाई जाएगी कि आप डरें, भागें, कूदें तेजी के साथ, तब खाने के बारे में नहीं सोचा जाए। अब रिलैक्स हो, बैठे हो आराम से, तब कहते हो चलो भाई कुछ खा लिया जाए, बारिश का मौसम है, पकौड़े खा लिए जाए। रिलैक्स हो तो पकौड़े खा रहे हो, और सामने शेर खड़ा हो जाएगा तो पकौड़े छोड़ के भागोगे ना, तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसका रोल क्या है, पूरी इस डाइजेशन के प्रोसेस को एक्टिवेट करने का, बढ़ाने का। तो इससे मोटिलिटी भी बढ़ेगी और सिक्रीशन भी बढ़ेगा। तो ये हो गया वेगस नर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया। दूसरे क्या हो गए, ये H2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे? पैराइटल सेल पे, जहां से एसिड निकल रहा है, पैराइटल सेल्स पे। या पैराइटल सेल को दूसरा नाम क्या रखा था बच्चों? ऑक्जेनेटिक सेल्स। इन्हीं को क्या कहा था? ऑक्जेनेटिक सेल। इस पे H2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो और पैराइटल सेल पे एक रिसेप्टर और प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं M3 रिसेप्टर। यहाँ पर वेगस से निकल रहा है कौन सी चीज? वेगस से निकल रहा है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन जो है ये M3 रिसेप्टर पे काम कर रहा है, पैराइटल सेल के वेगस से निकल रहा है एसिटाइल कोलिन। उसी के साथ साथ वेगस से एक चीज और निकल रही है, वेगस से निकल रहा है GRP, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, तो ये तीन चीजें गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, ठीक है, इसे कह रहे हैं GRP, ठीक है। अब ये निकला GRP जो निकला वो जाकर के कहाँ काम कर रहा है? वो काम कर रहा है क्रोमेटोफिन लाइक सेल्स पे। तो यहां से क्या निकल रहा है? हिस्टामिन। और हिस्टामिन कहाँ काम कर रहा है? H2 रिसेप्टर पे। हर हाल में ये सारी चीजें, चाहे H2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो, चाहे M3 रिसेप्टर एक्टिवेट हो एसिटाइल कोलिन की वजह से, या वेगस के पास दूसरा रास्ता क्या है? GRP निकालने का। GRP इसी को बॉम्बेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये इंट्रोक्रोमेटोफिन लाइक सेल्स को एक्टिवेट करेगा और हिस्टामिन निकालेगा, और ये पैराइटल सेल ऑक्जेनेटिक सेल पे काम करेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने ये देख लिया एक बार कि क्या क्या चीजें हैं जो सिक्रीशन को बढ़ा रही हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन की तरफ जाते हैं इन दो तीन चीजों को। एक तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ाएगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की सप्लाई कहां से आएगी? वेगस से। वेगस से निकलेगा एसिटाइल कोलिन और उसके अलावा गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। तो क्या हो गया? एक चीज हो गया एसिटाइल कोलिन बढ़ा रही है, एक गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड बढ़ा रहा है, एक गैस्ट्रिन बढ़ा रहा है सिक्रीशन जो निकल रहा है जी सेल से। इसके अलावा अगला पॉइंट आपका क्या हो गया कि हिस्टामिन बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर ही थोड़ा अप्लाइड पार्ट समझ लीजिए तुरंत। जो बहुत कॉमन दवाएं हैं जिसमें सबने नाम सुना रखा है PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कौन सी सीधे वो प्रोटॉन पंप पे काम करती है। प्रोटॉन पंप ये पैराइटल सेल की वॉल पे प्रेजेंट होता है, जिसपे ATP खर्च करके हाइड्रोजन निकलता है। यही हाइड्रोजन एसिड बनाता है, इधर से क्लोराइड निकला बन गया HCl। तो ये जो प्रोटॉन पंप काम कर रहा है, इस प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट सिस्टम को पूरा एक्टिवेट कौन करता है? हिस्टामिन भी करता है, गैस्ट्रिन भी करता है, एसिटाइल कोलिन भी करता है। गैस्ट्रिन के अपने रिसेप्टर, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर हैं, इसके M3 रिसेप्टर। गैस्ट्रिन कैसे काम कर रहा है? हिस्टामिन के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर क्लियरिटी ये रखनी चाहिए, ये है प्रोटॉन पंप, और इसको ही अगर बंद कर दिया तो चाहे जिस तरीके से स्टिमुलस आ रहा हो सिक्रीशन बढ़ाने का, सिक्रीशन नहीं होगा, कम हो जाएगा। ये प्रोटॉन पंप कौन इनिबिट करता है? PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि H+ आयन के न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन बोलते हैं, H+ आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, ठीक, क्लियर हो गई यहाँ पे बात।
अब ये ड्रग कौन सी है, सबने नाम सुना होगा, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इन सबका नाम आपने सुन रखा है। तो ये पीपीआई यहाँ पे काम कर रही है। और जो पुरानी दवाएं थी जैसे कि रेनिटिडीन, रेनिटिडीन कहाँ पे काम कर रही है, ये H2 रिसेप्टर पे काम कर रही है। इसीलिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पीपीआई ये दवाएं ज्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अल्टीमेटली प्रोटॉन पंप को ही बंद किए दे रही। ये एक अप्लाइड पार्ट हो गया। और यही अगर अब एसिड निकलता है तो दो तरीके होते हैं एसिडिटी होने के, एसिड बढ़ जाने के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट या तो एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाए। एसिड का सिक्रीशन कैसे बढ़ जाएगा कि किसी भी तरीके से स्टिमुलस बढ़ जाए। दूसरा तरीका एसिड के सिक्रीशन का बढ़ने और क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए। तो जब आप एनसेड का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है, ये म्यूकस को डैमेज कर देते हैं। एनसेड कौन से होते हैं, जो दर्द वाली दवाएं होती हैं, जैसे कि आइब्रूफेन बहुत कॉमन, डाइक्लोफेनेक, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है। और जब म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर। ये अप्लाइड पार्ट है, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। और अगली चीज क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर के अलावा हमें क्या याद रखनी, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया का मतलब ये हो गया कि विटामिन B12 की कमी हो गई। और ये क्यों हो गई, क्योंकि गैस्ट्रिक एट्रोफी हो गई, पैराइटल सेल ही खत्म हो गए, पैराइटल सेल खत्म हो गए। और जब पैराइटल सेल खत्म हो गए, ऑक्जेंटिक सेल भी जिन्हें कह रहे थे खत्म हो गए, तो क्या निकलना बंद हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर। गैस्ट्रिक HCl के साथ साथ जो इंट्रिंसिक फैक्टर निकल रहा था, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था, वो इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकलना बंद हो गया और हो गई पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, डाइट में चाहे जितना ले रहे हैं, तो विटामिन B12 की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। तो आई थिंक इतना अप्लाइड आपको क्लियर रहना चाहिए गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। और एक H पाइलोरी का भी इंफेक्शन होता है, बड़ा कॉमन बैक्टीरिया है H पाइलोरी, ये भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करता है। तो ये H पाइलोरी भी याद रखिएगा, H पाइलोरी ये क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करता है, गैस्ट्रिक अल्सर कराता है, हाइपर सिक्रीशन कराता है और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करता है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। एक बार तेजी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, गैस्ट्रिक सिक्रीशन निकलता है पर डे 2500 ml निकलता है, उसमें HCl होता है जो कि पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल से निकल रहा होता है, और उसी के साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर निकल रहा होता है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ता है, वो इंटेस्टाइन और पैंक्रियास के हार्मोन तोड़ते हैं। दूसरा क्या निकला, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को किसमें तोड़ देता है, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। बाकी क्या निकला था, म्यूकस। म्यूकस अगर डैमेज हो जाए, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस निकलना कम हो जाए, जो एनसेड की कमी से निकलता है, तो क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर और वाटर निकलता है। तो आई थिंक ये 6 चीजें कवर हो गई। जो क्या निकल रहा है, कैसे डाइजेशन हो रहा है, सिफाइलिक फेज में 30%, इंटेस्टिनल फेज में 10% और गैस्ट्रिक फेज में सबसे ज्यादा 60%। तो ये आपको क्लियरिटी हो गई आई थिंक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेंगे, और जो चर्निंग मूवमेंट डाइजेशन का मिक्सिंग का होता है, जो कि प्रॉपर मिक्सिंग और डाइजेशन हो जाता है। तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया था, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल जाता है यहाँ पर, और फूड मूव कर जाता है कहाँ, ड्यूडेनम में। पाइलोरिक पंप चलता है, पाइलोरिक पंप, और बाकी टाइम जब तक डाइजेशन नहीं हुआ तो ये स्फिंक्टर बंद रहता है, फूड का मूवमेंट ऐसे ऐसे घूम घूम के इसके अंदर होता रहता है, और डाइजेशन में मिक्सिंग और चर्निंग मूवमेंट पूरा चलता रहता है। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियरिटी हो गई होगी। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन।